बच्चों, हिंदी व्याकरण को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाषा और व्याकरण में क्या संबंध है। भाषा क्या है, व्याकरण क्या है। तो चलिए भाषा की बात करते हैं कि भाषा क्या है। अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं ये भाषा ही तो है। कभी कभी हम संकेतों की भाषा में बात करते हैं और हम आपस में एक दूसरे के संकेत को समझ लेते हैं। तो संकेतों की भी अपनी भाषा होती है और इसके अलावा ध्वनियों की भी अपनी भाषा होती है। जिस प्रकार से कोई छोटा बच्चा है वो रोकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बात करता है, बताता है कि मुझे क्या चाहिए। तो ध्वनियाँ भी होती है, जैसे कि नदी की आवाज़ है, नदी के बहने की आवाज़ है, कल कल छल छल नदी के बहने की आवाज़ होती है। साए साए हवा के बहने की आवाज़ होती है, हवा के चलने की आवाज़ होती है। तो इस तरह की भी आवाज़ें होती हैं। पशु पक्षियों की भी आवाज़ें होती हैं, बहुत सारी आवाज़ें होती है। जैसे बारिश आ रही है तो हमें आवाज़ आ जाती है और हमें पता चल जाता है कि कमरे से बाहर कहीं बारिश आ रही है। और बहुत तेज़ आंधी आ रही है तो भी हमें पता चल जाता है। किसी चीज़ों के टकराने की, किसी चीज़ों के गिरने की, ये भी आवाज़ें हमें आती रहती हैं। तो बहुत सी चीज़ें तो हम आवाज़ों से समझ लेते हैं, लेकिन आवाज़ों का ये क्षेत्र व्यापक नहीं होता, क्योंकि हमारे भावों और विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है वो। क्योंकि मनुष्य जो है वो विचारशील है और इतनी बातें सोचता है, इतनी ज़्यादा अभिव्यक्ति करना चाहता है वो, कि वो सामान्य सी ध्वनियों के माध्यम से नहीं कर सकता, सामान्य संकेतों के माध्यम से नहीं कर सकता। इसलिए उसे भाषा की आवश्यकता पड़ती है। जब व्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्त करना चाहता है, जब अपने भावों को बताना चाहता है, दूसरे से बात करना चाहता है, तब उसे भाषा की जरूरत पड़ती है। तो भाषा शब्द जो है वो किससे बना है? भाष धातु से बना है। भाष धातु से भाषा शब्द बना है। भाष का अर्थ है कहना, बोलना। तो जो कुछ भी हम कहना चाहते हैं, जो हम कुछ बताना चाहते हैं, वह भाषा है। और भाषा भी अनेक प्रकार की होती है। अनेक लोग अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। लेकिन अगर हम प्राचीन काल की भाषा की बात करें तो सर्व भाषाओं की जननी जो है वो है संस्कृत भाषा। कहते हैं कि संस्कृत भाषा से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ। और जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा को हम संस्कृत की ही पुत्री के रूप में मानते हैं। जिस प्रकार से माता को देखकर हमें पुत्री की सुंदरता का आभास हो जाता है, पुत्री के गुणों का आभास हो जाता है, उसी प्रकार से यदि हम संस्कृत भाषा पढ़ते हैं तो हिंदी भाषा हमें आसानी से आ जाती है और बहुत अच्छी तरह से हम हिंदी को समझ लेते हैं। और इसी प्रकार से हम भाषा को भी समझते हैं। अब भाषा क्या है? देखिए, भाषा सतत प्रवाहमान नदी के समान है। आप एक नदी को देखते हैं तो आप ये नहीं बता सकते कि कहाँ से नदी का जो पानी है वो स्वच्छ था और कहाँ जाकर वो मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, और वापस कहाँ जाकर वो स्वच्छ हो जाता है। तो इसी प्रकार से भाषा में भी क्या होता है कि सतत परिवर्तन चलता रहता है। जिस प्रकार से नदी अपने स्रोत पर एकदम स्वच्छ होती है और उसका उद्गम हमें पता होता है, उसी प्रकार से हमें भाषाओं का भी उद्गम पता है। समस्त भाषाओं का उद्गम संस्कृत भाषा है और उसके बाद अनेक भाषाएं बनती गई और कहते हैं कि संस्कृत भाषा हो, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे कोई सी भी भाषा हो, धीरे धीरे कठिनता से सरलता की ओर जाती है और धीरे धीरे उनका शब्द भंडार भी बढ़ता जाता है। उनमें रचनाएं होती जाती हैं, साहित्यिक रचनाएं होती जाती हैं, वो सब जुड़ती जाती हैं, तो बहुत बड़ा एक वो विस्तार पा जाती हैं। तो मैं सामान्य रूप से आपको बताऊंगी कि जिस प्रकार से नदी है उसी प्रकार भाषा का प्रवाह होता है। जैसे नदी अपने स्रोत से चलती है, एकदम स्वच्छ होती है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है तो उसमें बहुत सारी मिट्टी, धूल के कण और भी बहुत सारी चीजें मिश्रित होती जाती हैं और वो एक प्रकार से उसमें प्रदूषण भी होता रहता है। फिर धीरे धीरे वो साफ भी हो जाती है। तो इसी तरह से भाषा में अनेक शब्द जुड़ते जाते हैं। चाहे आप प्रादेशिक शब्द कहिए, चाहे आप विदेशी भाषाओं के शब्द कहिए, ये शब्द भी उसमें जुड़ते जाते हैं और भाषा समृद्ध होती जाती है इनसे। और कई बार भाषा में प्रदूषण भी होता है, ऐसी बात नहीं है। कई बार ऐसे शब्द भी आ जाते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते, तो वो कहीं कहीं होते हैं, लेकिन अधिकतर भाषा जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है उन शब्दों को। अब आप हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा की पाचन शक्ति इतनी अच्छी है कि वो समस्त भाषाओं के शब्दों को बचा लेती है। यानी समस्त भाषाओं के शब्द हिंदी भाषा के शब्दों में आपको मिल जाएंगे। तो भाषा जो है वो दो तरह से नदी की धारा जिस प्रकार से चलती है, तो दो धाराओं के समान, नदी की दो धाराओं के समान भाषा चलती है। एक नदी की धारा जो है वो एक साहित्यिक लैंग्वेज के रूप में चलती है, साहित्यिक भाषा के रूप में चलती है, जो निरंतर परिष्कृत होती रहती है, संस्कारित होती रहती है और
उसमें अच्छे से अच्छे शब्दों का निर्माण होता जाता है, अच्छे से अच्छे भावों की अभिव्यक्ति, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति होती जाती है और वो एक साहित्यिक भाषा बन जाती है, एक चमत्कृत भाषा बन जाती है, एक मस्तिष्क को जो है वो संतुष्टि देने वाली भाषा बन जाती है और हम जो है उसके चमत्कार को समझकर, उसको सुनकर बहुत ही सुख का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। एक तो ये भाषा हो जाती है, उसी के पैरेलल, उसी के साथ साथ एक और भाषा चलती है और वो भाषा होती है आम फहम भाषा, यानी जनता की भाषा, लोगों की भाषा। अब लोगों की भाषा जो है वो ज़्यादा संस्कारित नहीं होती, उसमें बहुत ही अच्छे जो शब्द नहीं आ पाते हैं, परिष्कृत शब्द नहीं आ पाते, बल्कि जो परिष्कृत शब्द होते हैं वो भी धीरे धीरे मुख सुख के कारण ले लीजिए या फिर आप ले लीजिए कि वो कठिनता के कारण वो उनको सरल बना लेते हैं और इस प्रकार से भाषा में सरलता आती जाती है और जो जनता की भाषा होती है वो बिल्कुल सरल भाषा बन जाती है और जो साहित्य की भाषा होती है वो बहुत ही परिष्कृत और बहुत ही संस्कारित भाषा बन जाती है। तो कई बार इनका संगम भी हमें देखने को मिलता है और कई बार आप देखेंगे कि ये भाषाएं बहुत ही अलग अलग लगती है। जब एक साहित्यकार आपसे बात करता है, साहित्यिक लैंग्वेज में जब बात करता है तो बड़ा ही हमें लगता है कि अरे वाह कितनी अच्छी भाषा बोल रहे हैं, देखो क्या शानदार इन्होंने मतलब अभिव्यक्ति है इनकी, देखो अभिव्यक्ति की क्षमता है इनके अंदर। और एक सामान्य व्यक्ति जब बोलता है तो उसका लगता है कि जैसे उसके पास कोई शब्द भंडार ही नहीं है, बहुत कम उसके पास शब्द भंडार है। तो ये भाषा है हमारी जो प्रतिपल परिवर्तनशील है, परिवर्तित होती रहती है। अब आप देखिए संस्कृत से हिंदी तक आते आते भाषा में कितना परिवर्तन हुआ, बहुत सारा परिवर्तन हुआ, लेकिन भाषा का जो बेस होता है, जो आधार होता है वो कभी भी नहीं हटता, वो ही रहता है। और इस आधार को बनाए रखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए जैसे शब्द हैं, घट शब्द था, हिंदी में वो घड़ा बन गया, बन गई, कर्ण कान बन गया और इसी तरह से जो है बहुत सारे शब्द हैं जो कि बदल कर, और कहते हैं ना तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द वैसे जो कि संस्कृत में थे, जैसे संस्कृत में शब्द थे वैसे ही शब्द अगर रहे हैं तो उन्हें तत्सम शब्द कहते थे। और जैसे बदल गए जो शब्द, थोड़े बहुत बदल के हमने जिन शब्दों का उपयोग करना शुरू कर दिया उनको हम तद्भव कह देते हैं, यानी शब्द जो थे उनसे उत्पन्न ये शब्द हो गए और इन्हें हमारी भाषा ने अपना लिया। तो इस तरह से वो लोक भाषा में भी अपनाते जाते हैं उनको और जो है सरल भाषा में भी अपनाते जाते हैं। तो हिंदी जो भाषा है और संस्कृत जो भाषा है, दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? संस्कृत भाषा एक सामासिक भाषा है, यानी उसमें कारक चिन्ह वगैरह सब साथ में होते हैं, मिले हुए होते हैं। तो संस्कृत भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि एक तो शुद्ध होती है, परिमार्जित भाषा होती है। शब्द आप कहीं से भी उठाकर नहीं बना सकते। धातुओं के रूप में, शब्दों के रूप में, प्रत्ययों के रूप में जो नियम है, लघु सिद्धांत कौमुदी के नियम ले लीजिए और भी नियम है, उन नियमों के आधार पर ही शब्द बनेंगे, अन्यथा आप शब्द नहीं बना सकते। किंतु हिंदी की क्या विशेषता है? हिंदी की विशेषता है कि अभी जैसे हमने किसी चीज को देखकर कोई शब्द ले लिया और उस शब्द से उसको संबोधित कर दिया, तो हमने जब दूसरों को बताया तो भी हमने उस शब्द को जो है बताकर बताया कि चर्चा की उस शब्द की, ये शब्द आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे ये शब्द उस एक किसी घटना पर, उसी वस्तु पर, व्यक्ति पर रूढ़ हो गया, तो वो शब्द बन जाएगा। लेकिन संस्कृत में ऐसा कोई नियम नहीं है। संस्कृत में ऐसा नहीं है कि आप कैसे भी कोई भी शब्द बना लेंगे, बल्कि नियमों के आधार पर ही शब्द बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। इसीलिए संस्कृत का शब्द भंडार सीमित है और सीमित में भी आप देखें संस्कृत के इतने शब्द हैं कि जितने शब्द शायद ही विश्व की किसी भाषाओं में होंगे। लेकिन हिंदी का जो शब्द भंडार है वो इसलिए बढ़ता जा रहा है, इसलिए और भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि उसमें प्रादेशिक भाषाओं के सभी शब्द हैं, इंग्लिश के भी शब्द हैं, उर्दू के भी शब्द हैं, अरबी के भी शब्द हैं, फारसी के भी शब्द हैं, समस्त जितनी भी भाषाएं हैं सबके शब्द उसमें आते जा रहे हैं। यानी एक प्रकार से खिचड़ी पकती जा रही है और हिंदी जो है वो उसको एक्सेप्ट करती जा रही है। तो हिंदी का शब्द भंडार बहुत बड़ा शब्द भंडार है, इसीलिए हिंदी भाषा कहते हैं एक महासागर की तरह है और हिंदी में अभिव्यक्ति की क्षमता भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए क्योंकि उसने सभी प्रकार के शब्दों को एक्सेप्ट किया है, अपने आप में समाहित कर लिया है। तो ये अंतर है हिंदी और संस्कृत भाषा में। और चाहे भाषा कोई सी भी हो, संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, भाषा की हमेशा दो धाराएं होती हैं, एक परिष्कृत और परिमार्जित धारा जो नियमित और परिमार्जन की ओर बढ़ती जाती है, और एक भाषा
में सरलता लाने के लिए, जो एक सामान्य व्यक्ति जिस तरह से भाषा को बोल पाते हैं, जिनका शब्द भंडार बहुत कम होता है, जिनका एरिया भी बहुत कम होता है, जिनकी सोच भी बहुत सीमित होती है और वो अपनी जो बातें हैं वो भी बहुत ही कम अभिव्यक्त करते हैं, तो वो जब भाषा को अभिव्यक्त करते हैं तो वो सरल से सरलतम उसको बनाते जाते हैं। और आपस में बोलते बोलते ऐसा होता है कि कई बार कुछ शब्द तो मुंह से निकलते भी नहीं है, साइलेंट रह जाते हैं। तो इस प्रकार से भी भाषा में बदलाव आ जाता है। तो भाषा की आज हमने बात की कि भाष धातु से ये भाषा शब्द बनाए और किस प्रकार से भाषा में बदलाव होता जाता है, किस प्रकार से संस्कृत जो मूल भाषा है और संस्कृत से अनेक भाषाओं का जन्म हुआ, खासकर हमारी हिंदी भाषा का जन्म हुआ। तो संस्कृत और हिंदी में माता पुत्रीवत संबंध है और इसीलिए हम कहते हैं माता पुत्रीवत संबंध है, क्योंकि हिंदी में संस्कृत के सभी शब्द आ जाते हैं, बहुत सारे, लगभग सभी शब्द आ जाते हैं और हमें ऐसा लगता नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि हम संस्कृत भाषा क्यों पढ़ें, हमें तो हिंदी पढ़नी है, हम हिंदी पढ़ेंगे, हम संस्कृत क्यों पढ़ें। लेकिन जब आप देखेंगे, अपनी पुस्तक में देखें, पाठ्य पुस्तक में देखें, चाहे हिंदी की पाठ्य पुस्तक उठा लीजिए, कोई कविता उठा लीजिए, कहानी उठा लीजिए, कोई धर्म ग्रंथ आप अपना उठा लीजिए, रामायण वगैरह उठा लीजिए, तो जब आप उसमें पढ़ेंगे ना, तो आप तो पढ़ रहे हैं प्रादेशिक भाषाओं के शब्द, आप पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा के शब्द, लेकिन वो जो शब्द हैं वो लगभग संस्कृत भाषा से आए हुए हैं और कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से व्युत्पन्न हैं, यानी उनसे ही बने हुए शब्द हैं। तो आप कोई सा भी चाहे उदाहरण ले लीजिए, चाहे रामायण की कोई पंक्ति ले लीजिए कि नूतन किसलय अनल समाना देहि अग्नि जनि करहि निदाना, तो इसमें आप खुद ही देख लीजिए कि संस्कृत के कितने शब्द हैं और एज इट इज आए हैं और हम सोच रहे हैं कि तो अवधी भाषा के, तुलसीदास जी ने तो अवधी भाषा में लिखा है, संस्कृत कहाँ से आ गई उसमें। तो आप जब भी इस पूरे रामायण को पढ़ेंगे, रामचरितमानस को पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारे शब्द संस्कृत के मिलेंगे। कोई से भी धर्म ग्रंथ को आप पढ़िए, चाहे आप अपनी पुस्तक को पढ़िए और उसमें गोले लगाइए कि कौन कौन से शब्द संस्कृत के, बहुत से शब्द जो है वो संस्कृत के मिलेंगे। तो अगर आप संस्कृत भाषा को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आपको हिंदी भाषा भी बहुत अच्छी आ जाती है। उच्चारण वाचन की जो शुद्धता है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है भाषा में, और हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा दोनों में ही उच्चारण वाचन की जो शुद्धता है वो बहुत जरूरी है। जैसे अभी मेरी जबान थोड़ी सी लड़खड़ा गई, वाचन को मैंने वाचन या कुछ इस तरह से बोल दिया, तो अगर हम एक शब्द को भी गलत बोल जाते हैं तो उसका अर्थ ही अलग हो जाता है। आप शंकर और शंकर, शंकर भगवान शिव और शंकर जब कहते हैं तो शंकर तो बहुत सारी चीजें जो मिला देते हैं तो उसको जो इकट्ठी कर देते हैं, बहुत सारी चीजों को यानी कचरा कर देते हैं, तो उसको हम शंकर कहते हैं। तो आप देखिए कितना अंतर आ जाता है, बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है एक से ही शब्दों में अगर हम उच्चारण में गलती करते हैं। तो भाषा जो आपकी है, हमने आज भाषा की बात की, व्याकरण की बात की, तो भाषा और व्याकरण हमारी तभी शुद्ध हो सकती है। व्याकरण किस लिए है? जिस प्रकार से हमारा एक बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारा जो रीढ़ की हड्डी वाला जो स्ट्रक्चर है, जैसा हमारा होता है वैसे ही हमारा शरीर होता है। तो अगर हमारी व्याकरण शुद्ध है, व्याकरण के हमने जो ज्ञान अर्जित किया है, व्याकरण हमने पढ़ी है, व्याकरण के आधार पर यदि हम वाक्य बनाते हैं और भाषा को पढ़ते हैं तो वो हमेशा शुद्ध रहती है। और भाषा जो है वो व्याकरण इसीलिए पढ़ाई जाती है ताकि भाषा का जो एक स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो बना रहे। यानी एक भाषा का कंकाल के रूप में व्याकरण होती है और कंकाल पर ही पूरा शरीर जो है आश्रित होता है, आधारित होता है। तो व्याकरण पर ही पूरी भाषा आधारित है। और हिंदी और संस्कृत जो भाषा है उसमें उच्चारण और वाचन की शुद्धता बहुत अधिक महत्व रखती है, क्योंकि आप जैसा लिखते हैं वैसा ही आप बोलते हैं, जैसा आप सुनते हैं वैसा ही आप बोलते हैं, वैसा ही आप लिखते हैं। तो अगर आप सुन गलत रहे हैं तो आप बोलेंगे गलत, बोलेंगे गलत तो आप लिखेंगे गलत। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि पहले हम हमारी जो सुनने की ताकत है वो भी हम सही सुने। अगर हमारे टीचर हमें गलत बोल रहे हैं, उच्चारण गलत कर रहे हैं, तो हमारी शुरू से आदत गलत सुनने की हो जाएगी। जैसे कि हमारे एक टीचर बोलते थे आई से वाक्यों में, तो हम क्या लिखते थे? आई से, आई ऐसे वाई से, आई से लिख देते थे। लेकिन जब वो कहते थे ऐसे आई से वाक्यों में, तो समझ में आता था वो कह रहे हैं ऐसे वाक्यों में। तो अगर हम गलत बोलते हैं तो हम निश्चित रूप से गलत लिखेंगे। तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप भाषा मेरे साथ पढ़िए, व्याकरण मेरे साथ पढ़िए, हिंदी और संस्कृत की, और शुद्ध बोलना सीखिए, शुद्ध लिखना सीखिए और शुद्ध ही पढ़ना सीखिए उसे, और शुद्ध ही वाचन कीजिए।
अपने साथ वाले लोग हैं उनकी भी आदत डालिए कि वो शुद्ध बोलें, शुद्ध लिखें और शुद्धता से अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उससे पढ़ना सीखें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे व्याकरण की और भाषा के अन्य पहलुओं की। तब तक के लिए बाय।